हेलो दोस्तों, मैं हूं एजुकेटर शुभम पांचाल। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, आज हम जो पॉइंट देखने वाले हैं, वह है आज हमारा 2006 का झारखंड पीएससी में आया हुआ प्रारंभिक पेपर। इसको यहाँ पर हम पार्ट नंबर 2 आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। यदि आप पहली बार पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं तो इसके पूर्व पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एवं बीपीएससी के आप हमसे जुड़कर प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9696066089 या 8564880530 पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करता है। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा टैक्स है जिसका ध्यान रखिएगा आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य सरकार करती है। तो आप सभी को ज्ञात होगा, इसका राइट आंसर है आपका स्टाम्प शुल्क। इसका सही उत्तर है आपका स्टाम्प शुल्क। देखिए, भारतीय संविधान में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 268, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 268 की यदि हम बात करें या 268 की बात करें तो उसमें केंद्र द्वारा उद्ग्रहित और राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित होते हैं वे सभी प्रकार के टैक्स दिए गए हैं 268 में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें चारों टॉपिक्स में से तो कौन सा सही होगा, वह होगा नंबर 1 स्टाम्प शुल्क, इसी श्रेणी में आता है। और स्टाम्प शुल्क ध्यान रखिएगा केंद्र द्वारा उद्ग्रहित किए जाते हैं और राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाते हैं। तो ये इसका प्रथम वाले का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है। IMF, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या प्रमुख कार्य है। अब हमको कार्य पढ़ने के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान की सहायता करना, या विश्व बैंक की निजी क्षेत्र को उधारदाता शाखाओं के रूप में काम करना, या विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्त व्यवस्था करना। तो आप सभी को ज्ञात होगा, इसका राइट आंसर है द्वितीय वाला। IMF का प्रमुख कार्य कि सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान की सहायता करना ही IMF का प्रमुख कार्य है। ध्यान रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका जो संतुलित विकास वही ये इसी से संबंधित है, IMF से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका द्वितीय वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 3, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि आपको बताना है कि यदि एक उचित रीति से यदि हीरा काटा जाता है तो उसकी जो असाधारण चमक का आधारभूत कारण होता है वो क्या होता है। तो वो है उसका अति उच्च प्रवर्तन सूचकांक। ध्यान रखिएगा, उसका अति उच्च प्रवर्तन सूचकांक ही इसका कारण होता है। तो यह इसका द्वितीय वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो हीरे का अपवर्तनांक है वह बहुत अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो उसका आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, जो उसका आपतन कोण होता है वह क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। इसके अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता होगा और जो कि इसी हीरे की चमक का सबसे अधिक आधारभूत कारण है। ध्यान रखिएगा, हीरे के अंदर जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वही हीरे के आधारभूत कारण होता है या उच्च परावर्तन सूचकांक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। कांच से, निर्वात से, जल से या वायु से। तो देखिए, न्यूनतम होगी तो वायु से अधिक होगी, जल से भी होगी, निर्वात से भी होगी, परंतु कांच से कम होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका पहला वाला कांच। हम क्वेश्चन के एक बार ऊपर देखते हैं कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो वह होगी आपके कांच से जाती हुई। देखिए, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है तो आपको पता होगा 3/2 कांच का अपवर्तनांक होता है। और कांच में प्रकाश की गति कितनी होती है तो आप सभी को ज्ञात होगा, आप जरूर इसको पॉइंट नोटेट कीजिएगा, 2 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा, 2 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति कांच में होती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम किस में होती है, आपकी कांच में होती है, बाकी निर्वात में अधिक होती है, जल में अधिक होती है।
और वायु में भी अधिक होती है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तक करता है, परावर्तित करता है या प्रकीर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर है आपका परावर्तित करता है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई अपारदर्शी वस्तु है तो उसका रंग उस रंग के कारण होगा क्योंकि वह परिवर्तित करता रहता है। देखिए सीधी सी बात है, यदि हम एक शब्द में एक लाइन में इसको पढ़ें तो कोई भी ऐसी अपारदर्शी वस्तु का रंग वास्तव में उसी वस्तु के परावर्तित प्रकाश की तरंगों पर ही निर्भर करता है। मतलब मान के चलिए कि जैसे सूर्य के जो 7 रंग हैं, वो प्रकाश में जिस रंग का सबसे अधिक परावर्तन होगा वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा। तो सीधा सा एक क्वेश्चन था कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित होता है। मतलब जिस रंग का अवशेष ज़्यादा होगा, परावर्तन ज़्यादा होगा, वही रंग का वो चीज़ उसमें आपको दिखेगी। तो ये इसका राइट आंसर है, परावर्तित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में मामूली कम होता है, पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, या उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज़ का होता है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो स्त्रियों की आवाज़ है वह पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य बिल्कुल अधिक होता है। और इसका कारण क्यों होता है तो आपको पता होगा, चूंकि स्त्रियों की जो आवाज़ होती है वो पतली एवं मधुर होती है, इसलिए स्त्रियों की आवाज़ जो होती है उसका तारतम्य क्या होता है, जिसका तीखापन जो होता है वह पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। पानी से भरी हुई डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। सीधी सी बात है, जमने पर बोतल सिकुड़ती से टूट जाती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, या जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो आपको बताना है कि पानी से भरी यदि एक बोतल है जिसका ढक्कन या कॉर्क लगा हुआ है तो वो अधिक जमाने पर क्या होती है, टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए जब पानी बर्फ का रूप लेता है या पानी जब बर्फ के रूप में जमने लगता है तो जो पानी का आयतन है वो अधिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अधिक हो जाता है, इसलिए बोतल क्या हो जाती है, अधिक ठंडी होने पर टूट जाती है। ध्यान रखिएगा, तो जमने पर जल का आयतन बढ़ता है जिसके कारण बोतल टूट जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जल पर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उत्पन्न होगी। आपको बताना है 145, 290, 580 या 1160। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है 580 किलोग्राम। क्योंकि यदि हम देखें हाइड्रोजन H2 का 1 मोल कितने ग्राम का होता है, यदि H2 के 1 मोल के ग्राम की बात करें तो वो होता है आपका 2 ग्राम। ध्यान रखिएगा, यदि हम हाइड्रोजन के 1 मोल की बात करें तो वो होता है 2 ग्राम के बराबर। तो यदि हम 4 ग्राम की बात करें तो 4 ग्राम में होगी 290 इंटू 2। ध्यान रखिएगा, कितनी होगी आपकी, 290 इंटू 2 हो जाएगी, इसलिए कितना हो जाएगा वो आपका 580 किलो जूल या किलोग्राम। इसका सही उत्तर कितना होगा आपका 580 किलो, या बोल सकते हैं 580 किलोग्राम या 500 किलो जूल इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस का 1 अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य पर 290 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो वो होगी 2 इंटू 290 इक्वल टू 580 किलोग्राम या किलो जूल। तो थर्ड वाला इसका उत्तर सही दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या लोहे का। तो आप सभी को ज्ञात होगा जो मोनाजाइट है वह है आपका थोरियम का। ध्यान रखिएगा, किसका अयस्क है मोनाजाइट, आपका थोरियम का अयस्क है। देखिए थोरियम का अयस्क कहा जाता है, और मोनाजाइट की बात करें तो मोनाजाइट में ही सबसे अधिक थोरियम होता है, लगभग 18%। ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत, लगभग 18% आपका थोरियम होता है। जिसमें अगर हम देखें भारत में कहाँ कहाँ पर मिलता है तो आपको ज्ञात होगा जो भारत में मालाबार तट है केरल के में, वह विश्व में सबसे अधिक थोरियम भंडार का 1/3 भाग अगर बोल सकते हैं आप उसको, वह है। तो आप कह सकते हैं कि विश्व का 1/3 थोरियम के भंडार भारत के मालाबार तट के क्षेत्र में मिल जाएगा आपको। ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ है आपका थोरियम। मोनाजाइट किसका है, इसके आपका थोरियम का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। क्यों, सीसा, क्रोमियम, यशद या वंग।
इसका सही उत्तर है यशद। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर क्या है इसका? यशद है। देखिए, जब लोहे की किसी वस्तु की यदि हम बात करें, लोहे की किसी वस्तु को यदि हम वायुमंडल या उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं, या मान लीजिए उसको पानी में डाल देते हैं, तो लोहे की जो वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है और नमी है, उससे क्या होती है? उसकी अभिक्रिया होती है, और इसी अभिक्रिया होने के फलस्वरूप फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण से लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाती है। किस किस हो जाती है? फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण से लोहे के ऊपर जंग लगना शुरू हो जाती है, जिससे लोहे का क्षय धीरे धीरे होने लगता है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करते हैं? तो आप सभी को याद होगा, यशद या जस्ते का लेपन। ध्यान रखिएगा, यशद का दूसरा नाम है जस्ते का लेपन, इसको ही यशद कहा जाता है। ठीक है, आपको देखो इनडायरेक्टली पूछ लिया है यहाँ पर, अगर डायरेक्ट देते कि जस्ते का लेपन तो कोई भी राइट कर देता, परंतु यशद फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा, तो बिल्कुल यशद को जस्ते का लेपन कहता है, जिसे क्या कहते हैं हम? जस्तीकरण कहता है। ध्यान रखिएगा, आजकल तो जैसे वर्तमान में देखें तो आजकल तो लोहे पर सिलिकॉन आदि का भी उपयोग किया जाता है जंग बचाने के लिए, परंतु अधिकतर यदि हम देखें तो उस पर जस्तीकरण किया जाता है, यशद का उपयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है कि जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है, क्योंकि उनमें निम्नलिखित परत विद्यमान होती है, किसकी? यशद की। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका कथनांक उच्च है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या उसका कोई रंग नहीं है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है आपका द्वितीय वाला, कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक बताया गया है। देखिए, पानी का सूत्र होता है H2O। ठीक है, तो पानी और हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, पानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलता है। आपको सभी को ज्ञात होगा किस किस से बनता है? पानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर एक बना ध्रुवीय यौगिक है। और यदि हम पानी के द्विध्रुवीय आघूर्ण की बात करें, तो पानी का द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होने का कारण क्या होता है? क्योंकि उसमें जो आयनिक लवण होते हैं वो पूर्ण रूप से सुविलायक होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? सुविलायक होते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ध्यान रखिए, क्या अधिक होता है? इसका द्विध्रुव आघूर्ण उसका अधिक होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12। मच्छर कॉइल, ध्यान रखिएगा, मॉस्किटोस कॉइल आती है ना मच्छर को मारने के लिए, उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। पायरेथ्रिन बताना है आपको कैसे प्राप्त होता है? बीजी पौधे से, कीट से, या जीवाणु से, या कवक से। तो इसका सही उत्तर है आपका फर्स्ट वाला, कि एक बीजीय पौधे से। देखिए, पायरेथ्रिन की बात करें तो पायरेथ्रिन नामक एक जो पदार्थ है वो मच्छर मारने की दवा या मच्छर भगाने की दवा में, या जो कॉइल्स होती है उनमें प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, और यह किस पौधे से उपयोग होता है? तो देखिए, आपने नाम सुना होगा गेंदे का फूल, जिसको बोलते हैं गुलदाउदी का फूल। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, गुलदाउदी, इसको बोलते हैं गेंदे का फूल। देखिए, गेंदे का फूल या गुलदाउदी का जो फूल होता है वह उससे पायरेथ्रिन नामक पदार्थ निकाला जाता है, जो मच्छर को मारने या भगाने की दवा में इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम गेंदे के पुष्प की बात करें तो यह एक बीजी पौधा होता है, ध्यान रखिएगा, और किन्सेथ्रेमस परिवार के पौधे होते हैं। देखिए, गेंदे का फूल कैसे प्रकार किस परिवार के पौधे होते हैं? किन्सेथ्रेमम परिवार के पौधे होते हैं, जो कि एक बीजपत्र पौधा होता है। देखिए, आज वर्तमान में यदि हम बात करें, थोड़ा और मैं आपको डिटेल बताता हूँ मच्छर कॉइल में, तो मच्छर कॉइल में एलेथ्रिन का उपयोग भी किया जाता है, एसबीओ3 का उपयोग किया जाता है, बीएसटी, पीबीओ और MgK24 का भी प्रयोग किया जाता है, जो शरीर के लिए कहीं ना कहीं से हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि जो मच्छर कॉइल में पायरेथ्रिन का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, पायरेथ्रिन का उपयोग होता है, वो किससे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है आपका एक बीजीय पौधे से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, तृतीय सप्ताह में, या चतुर्थ में, या छठे सप्ताह में? तो आप सभी को ज्ञात होगा उसके चतुर्थ सप्ताह में इसका राइट आंसर है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करते हैं कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करता है? जो उसके परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में क्या करता है? स्पंदन करना शुरू कर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। परखनली शिशु के मामले में आपको बताना है निषेचन परखनली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है, या अनिषेचित अंडा परखनली के अंदर परिवर्धित किया जाता है। तो इसका पहला वाला राइट आंसर है कि परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। तो ध्यान रखिएगा,
ये टेस्ट ट्यूब बीबी वाला जो चल रहा है अभी, वो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया था, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बारे में यदि हम देखें तो जो निषेचन है वो प्रश्नावली के अंदर होता है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यदि हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बीबी की बात करें तो वह थी लूसी ब्राउन, ध्यान रखिएगा, उसका नाम था लूसी ब्राउन। तो फर्स्ट टेस्ट बीबी थी आपकी लूसी ब्राउन, 1978 की बात है, ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में बहुत फेमस है ये चीज़। तो प्रश्नली शिशु के मामले में निषेचन प्रश्नली के अंदर होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15। किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य जो कि उत्कृष्ट और निम्न दोनों का क्रमशः तौल क्या होना चाहिए। देखिए, एक वयस्क कामगार व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि एक दिन के जो संतुलित आहार है उसमें कार्बोहाइड्रेट का खाद्य तुलना और जो उसकी प्रोटीन खाद्य तुलना है वह किस प्रकार की एवरेज में होना चाहिए। तो इन चारों में से जो इसका सही उत्तर होगा वह है इसका आपका 600 ग्राम और 420 ग्राम इसका सही उत्तर है। देखिए, वयस्क कामगार के व्यक्ति की बात हो रही है, तो एक वयस्क कामगार व्यक्ति को लगभग 450 से लेकर, ध्यान रखिएगा, कम से कम 600 ग्राम प्रोटीन की आवश्यक 600 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, 600 ग्राम तक उसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और 82 से, ध्यान रखिएगा, 82 से लेकर 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, साथ में 100 ग्राम वसा की भी आवश्यकता होती है। ये तीनों जब बोल सकते हैं कि आप एक क्रमशः तौल में होना चाहिए, तब उस व्यक्ति को प्रॉपर डाइट मिलती है, आप कह सकते हैं। और यदि हम इसकी ऊर्जा की बात करें कि एक व्यक्ति को दिन भर में कार्य करने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो लगभग 2000 कैल, ध्यान रखिएगा, इतनी ऊर्जा की उसको जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन ये था कि किसी वयस्क कामगार व्यक्ति एक दिन के संतुलित आहार में जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन खाद्य है उसका क्रमशः तौल क्या होना चाहिए, तो 600 ग्राम या 420 ग्राम तक होना चाहिए। देखिए, 420 ग्राम यहाँ पर हो सकता है, परंतु मैं बताऊँ अधिकतम 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 82 से 100 ग्राम प्रोटीन भी एक फिक्स क्रमशः तौल हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 16। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। आप सभी को याद होगा कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन माना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका विटामिन डी, बिल्कुल सही है। देखिए, विटामिन डी को हार्मोन क्यों माना जाता है, क्योंकि विटामिन डी किडनी द्वारा उत्पादित होता है, तो इसको बोलते हैं हार्मोन्स। विटामिन डी किडनी द्वारा उत्पादित हार्मोन होता है, जिसकी सहायता से जो ब्लड होता है, जो कैल्शियम होता है, ब्लड में कैल्शियम होता है, उसकी सांद्रता और हड्डियों के विकास की आवश्यकता को पूर्ण करता है। और विटामिन डी एक पूर्ण रूप से हार्मोन कहा जा सकता है, क्योंकि 90% जो विटामिन डी है वह शरीर द्वारा ही बॉडी में बनाया जाता है। बाकी जो 10% विटामिन है वह हम बाहर की खनिजों की मदद से हम हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य से प्रकाश से भी विटामिन डी बनता है, तो वो भी सही है, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश में जो एग्रोस्टिरोल होता है, ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में एग्रोस्टिरोल की सहायता से कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है उससे बॉडी में विटामिन डी बनता है। हमारी बॉडी क्या करती है, सूर्य के प्रकाश में जैसे टच में आती है विटामिन डी का निर्माण करना शुरू कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन डी एक हार्मोन्स का प्रकार है, क्योंकि 90% बॉडी विटामिन डी बनाती है और 10% हम अलग से उसको लेते हैं फूड के माध्यम से। तो राइट आंसर है आपका फोर्थ वाला विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर आपका 17। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो आपको ज्ञात होगा 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में या 8 वर्ष में। तो इसका सही उत्तर है आपका 8 वर्ष। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं इनको दूध पचाने के लिए जो रेनिन और लैक्टोस नामक हार्मोन के मिश्रण की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। कौन कौन सी आवश्यकता होती है, एक तो रेनिन की होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेनिन, एक होती है आपकी लैक्टोस और एक होती है आपकी हार्मोन। ये तीनों मिलकर यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, एंजाइम रेनिन और लैक्टेस, ये तीनों मिलकर बोल सकते हैं कि मिश्रण की होती है, जो बच्चे में जन्म के द्वारा ही माँ के द्वारा प्रदान की जाती है। और यह 8 वर्ष की आयु के बाद, जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है उसके बाद ये ऑटोमेटिक वहाँ से लुप्त हो जाती है। तो दूध को पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम है रेनिन और लैक्टेस, ये मानव शरीर में 8 वर्ष की आयु के बाद समाप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। मेंढक में, मत्स्य में, मानव में या केचुए में। तो इसका सही उत्तर है आपका केचुआ। देखिए, केचुआ की यदि हम बात करें तो केचुआ का जो प्लाज्मा है उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक क्या होता है, विलायित होता है।
ध्यान रखिएगा, केंचुओं के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक विलायित होता है और जो केंचुओं के विभिन्न अंग होते हैं, उत्तक होते हैं, उनके जो पोषक पदार्थ होते हैं वो उनके ब्लड के माध्यम से होते हैं। ध्यान रखिएगा, किनके माध्यम से होते हैं? उनके ब्लड के माध्यम से होते हैं, उनके रुधिर के माध्यम से होते हैं। और साथ साथ में जो उसके विभिन्न जीव द्रव्य हैं जैसे गैस, पोषक पदार्थ, ऊर्जा पदार्थ, ये सभी चीज़ें उनका परिवहन करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? केंचुआ। कि केंचुआ प्राणी के जीव द्रव्यों में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, या लेमार्क ने, या ह्यूगो डी व्रिज ने? तो आप सभी को ज्ञात होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ह्यूगो डी व्रिज। इसका क्या उत्तर आपका? राइट आंसर आपका ह्यूगो डी व्रिज। तो देखिए, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, लेमार्क के बाद में अगर मैं बताऊं तो लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो नियम था वो लेमार्क ने दिया था, याद रखना। और डार्विन का सिद्धांत याद ही होगा, जो उत्तरजीविता का सिद्धांत है वो डार्विन का सिद्धांत है। और डी व्रिज का जो सिद्धांत है, ह्यूगो डी व्रिज सिद्धांत, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये 20वीं शताब्दी में दिया गया था। इसको याद रखिएगा, बस बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन था कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन 20वीं सदी में ह्यूगो डी व्रिज द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20। साइंस से संबंधित क्वेश्चन इस श्रृंखला में अधिक से अधिक हैं, तो जरूर देखिएगा इसको। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप ए और माता का रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप ओ, तो बताइए उनके पुत्र का इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? आप सभी को बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ए बी ओ या बी ए बी या अथवा ओ। तो इसका राइट आंसर है आपका ओ। यदि पिता का ए है आपका ब्लड ग्रुप, माता का ओ ब्लड ग्रुप है, तो बिल्कुल बच्चे का भी ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे पास 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ, जिसमें यदि मान के चलिए पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उसकी जो संतान होगी, पुत्र या पुत्री होगी, उसमें लगभग ए 75% होगा और बी ओ 25% होगा। जिसमें यदि ए का ज़्यादा प्रतिशत होगा तो उसका कारण ये है कि जो डोमिनेंट होते हैं वो अधिक होते हैं और ओ समूह का जो रिसेसिव होता है वो उसमें अधिक होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ओ वाला। तो ध्यान रखिएगा, ओ वाला यहाँ पर बिल्कुल वर्ग का वह पुत्र या पुत्री हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। कोलेस्ट्रॉल क्या है? आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल कीटनाशी है, विटामिन है, या स्टेरॉयड है, या आप बोल सकते हैं फोर्थ वाला एंजाइम्स है। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल की यदि बात करें तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। ध्यान रखिएगा, क्या है आपका? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। और स्टेरॉयड क्या होता है? स्टेरॉयड एक जैविक यौगिक होता है। ध्यान रखिएगा, स्टेरॉयड एक जैविक यौगिक होता है, आपको इतना याद होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का स्टेरॉयड है? तो आपको पता, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है जो कि जैविक यौगिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरघम, सूरजमुखी या मटर? तो आप सभी को ज्ञात होगा मटर इसका सही उत्तर है। देखिए, मटर हो गया, अरहर हो गया, सोयाबीन, चना, सनई, बसमीस तथा अन्य जो दलहनी फसलें हैं वो वायु से नाइट्रोजन का यौगीकरण करती हैं और राइबोजियम एंजाइम द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और भूमि में संचित कर दी जाती है, जिससे कारण क्या होता है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसलिए प्राकृतिक खेती में एक फसल के बाद एक दलहन फिर तिलहन फसल का बोल सकते हैं जो शस्यावर्तन होता है वो बहुत अधिक हो गया है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बनी रहती है। तो ऐसी कौन सी फसल है, यहाँ पर पूछा था कि ऐसी कौन सी फसल है जो मिट्टी में नाइट्रोजन को भरपूर कर देती है? तो वह है आपकी मटर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। SLV3 क्या है, आपको बताना है। SLV3 क्या है यहाँ पर? तो आपको याद होगा SLV होता है सैटेलाइट, S फॉर सैटेलाइट, N फॉर लॉन्च, V फॉर व्हीकल। ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, SLV3 की यदि हम बात करें तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की बात करते हैं तो यह भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो कि 1980, ध्यान रखिएगा डेट 18 जुलाई, हाँ बिल्कुल 18 जुलाई 1980,
18 जुलाई 1980 को जो श्रीहरिकोटा रेंज है वहाँ से रोहिणी श्रेणी का दूसरा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। और 1979 में यह सफल आंशिक रूप से थोड़ा सफल रहा था, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि SLV-3 क्या है, तो SLV-3 एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और 1980 में, ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा रेंज जो है हमारा, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? एजोला का, नील हरित शैवाल का, अल्फा अल्फा का। तो आप सभी को ज्ञात होगा, इसका राइट आंसर है आपका एजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग किसमें किया जाता है? जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। देखिए, जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी है हमारे भारत में, उनकी फसली की जो उनकी मिट्टी है वो फसलों की प्रकृति के आधार पर जैव उर्वरक को हमने अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे दो प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है वैसे तो। एक होती है आपकी नील हरित शैवाल वाली, या उसको बोलते हैं एजोला, और द्वितीय होती है आपकी एजोबैक्टर, एजोस्पाइकिलस और राइबोजियम आदि होती है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको कि इसमें से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। तो एजोला और नील हरित शैवाल जो हैं उनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा है तो जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षण रुक जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्रभाय हो जाएंगे, या जल पादपों के लिए नाइट्रोजन अप्राप्त हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन ये है कि यदि जल प्रदूषण जो वर्तमान में एक बहुत बड़ी स्थिति बन चुकी है, गंभीर समस्या के रूप में प्रदूषण आगे बढ़ रहा है, जिसमें जल प्रदूषण इसका कारक हो सकता है। तो जल प्रदूषण की यदि हम बात करें कि यदि जल प्रदूषण बढ़ता गया तो धीरे धीरे जो जल पादप हैं उनके ऑक्सीजन जो हैं वो अणु क्या है, अप्राप्त हो जाएंगे, अप्राप्य हो जाएंगे, जिसके कारण जो जल में रहने वाले जीव जंतु है, जल में रहने वाले जो पौधे हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण पृथ्वी का विनाश बिल्कुल फिक्स है। यदि जल ही खत्म हो जाएगा पृथ्वी से तो बिल्कुल आप जीवन संभव नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की जो मानवीय क्रियाएं हो रही हैं वो जल प्रदूषण के कारण हो रही हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से आप सभी से एक आग्रह है छोटा सा, कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करें। तो क्वेश्चन ये था कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा है तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 26। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या एनालेजेसिक। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को ज्ञात होगा कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? आपके प्रतिजैविक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाते हैं? आपके प्रतिजैविक कहलाते हैं। अब प्रतिजैविक क्या कहलाते हैं, मतलब कैसे कहलाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो जीवाणु प्रतिरोधी होता है, जो संक्रामक बीमारियों को रोकने में मदद करता है, वह क्या कहलाता है? आपका प्रतिजैविक कहलाता है। यदि हम परजैविक की बात करें तो परजैविक क्या है? तो परजैविक आपको ज्ञात होगा जो जीव हमेशा दूसरे जीव पर आश्रित रहता है वह परजैविक कहलाता है। यदि हम ह्यूमेलिन की बात करें तो ह्यूमेलिन क्या होता है? जो प्रदूषक मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं वो ह्यूमेलिन होते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला ही होना चाहिए कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक क्या कहलाते हैं, तो वो तो मेरे हिसाब से ह्यूमेलिन ही कहा जाता हो। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि ह्यूमेलिन इसका राइट आंसर हो सकता है। देखिए, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण मतलब कैसे प्रदूषण जो मानव द्वारा क्या बोल सकते हैं आप, प्रदूषित किया जा रहा है, जो मानव के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि मानव के द्वारा जो फैलाया जाने वाला प्रदूषण है वो ह्यूमेलिन प्रकार का होता है, परंतु मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक प्रदूषण कहलाते हैं। इसका सही उत्तर तो वैसे द्वितीय वाला ही है। तो इस राइट को फिर रिपीट कर देते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण प्रतिजैविक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। झारखंड स्टेट का क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो आप सभी को ज्ञात होगा 6 जिलों का गठन किया गया था। बिल्कुल, जब झारखंड की स्थापना की गई तो उसके बाद 6 जिले नए जोड़े गए हैं। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को ज्ञात होगा 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। उस समय 18 जिले थे और अब धीरे धीरे बढ़ के 26 जिले हो गए हैं। और 6 जिलों की आप बात करें कौन कौन से जिले जुड़े थे, तो उन 6 जिलों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक था आपका लातेहार, रामगढ़, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा और खूंटी। ये 6 जिले झारखंड स्टेट के बनने के बाद जुड़े गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 28। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.614 या 3.21 या 3.1%। तो झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ये पूछा गया है 2001 की जनगणना के अनुसार
2.61% इसका सही उत्तर है 2001 की जनगणना के अनुसार। यदि हम इसको 2011 की जनगणना यदि हम इसको 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर है 2.72%। ध्यान रखिएगा। तो झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2.72%। ध्यान रखिएगा 2.72% किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 की जनगणना के अनुसार 2.61% भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत रहा है। मैंने आपको 2001 और 2011 का दोनों डाटा आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? देखिए 2001 के अकॉर्डिंग पूछा था यहाँ पर भी, तो 2001 के अकॉर्डिंग है 54.16%। ध्यान रखिएगा 54.16% झारखंड की साक्षरता दर रही है। परंतु यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, 2011 की जनगणना को देख लेते हैं हम, तो 2011 की यदि हम जनगणना के अनुसार साक्षरता दर देखें तो वह हो गई है अब 66.40%। ध्यान रखिएगा पूर्व में कितनी थी? 2001 में 54.16% थी, और साक्षरता 2011 में 66.40% हो गई है। यदि हम ओवरऑल ऑल इंडिया की बात करें तो देश का 33वां स्थान है झारखंड का। ध्यान रखिएगा देश में 33वां स्थान आता है झारखंड में साक्षरता की दृष्टि से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि झारखंड की साक्षरता दर 2001 के अनुसार 54.16% और 2011 के अनुसार 66.40% रही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी थी? तो देखिए इसमें भी 2001 का डाटा या उस समय जो पूछा गया था एग्जाम्स के समय, उस समय 212 थी, तो राइट आंसर है उस समय के अनुसार 212। परंतु वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कुल 260 प्रखंड झारखंड में हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 260 इसका झारखंड का राइट आंसर होगा कि 260 झारखंड में प्रखंड हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 31। भारत में कर टैक्स जीडीपी अनुपात कितना है? भारत में बताना है जो जीडीपी अनुपात है वह समय कितना था? तो 8%, 9%, 10% या 12%। तो देखिए जब वो क्वेश्चन आया था 2010 के अकॉर्डिंग तो 9% था, परंतु वर्तमान में देखें तो 16.16% के लगभग पहुंच चुका है। तो ये बिल्कुल एक याद होना चाहिए कि भारत में जीडीपी का अनुपात कितना है, तो इतना जरूर याद रखिएगा। इसको करंट के हिसाब से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका 32। इनमें से कौन सा शिक्षा अभियान पूरे विश्व में सबसे अधिक उपज सफल कहा जाता है? जनशाला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा जनशाला? तो आप सभी को याद होगा, सब पढ़ें सब बढ़ें, स्कूल चले हम, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो बिल्कुल यह इसका नारा है। तो शिक्षा अभियान पूरे विश्व में सबसे अधिक उपज फसल नहीं, माफ कीजिएगा, सफल कहा जा सकता है, वह है आपका सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़ें सब बढ़ें, स्कूल चले हम। देखिए सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान किसकी सहायता से चला जा रहा है? सबसे पहले हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इसकी। तो यह चलाया जा रहा है सन 2000 से, है ना, बिल्कुल सन 2000 से सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, और विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक जो है उसकी सहायता से चलाया जा रहा है। यह अभियान 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी शिक्षा दिलाने के लिए शुरू हुआ था, और जिसका नामांकन की संख्या देखें तो लगभग 97% नामांकन रहा है। वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा स्तर होता है ये, 97% रहा है। तो भारत के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, बढ़िया चीज़ है, और होना भी चाहिए शिक्षा के संबंधित। तो सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें, स्कूल चले हम, ध्यान रखिएगा 2000 से शुरू हुआ था, और सबसे अधिक सफल रहा ये सर्व शिक्षा अभियान। देखिए इसमें एक और है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी 1987 में शुरू किया गया था। ये भी शिक्षा से संबंधित था, ध्यान रखिएगा शिक्षा से संबंधित था। यदि हम जनशाला योजना की बात करें तो जनशाला योजना के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। जनशाला योजना था वो भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है यूएनडीपी, यूएनआईसीएफएफ, यूएनएफपीए या यूनेस्को, आईएलओ द्वारा 1998 से उड़ीसा में चलाया गया था। 1998 से उड़ीसा में शुरू किया गया था, जिसका अभियान भी प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दिलाना है। और यदि हम इसका फोर्थ वाला देख लेते हैं शिक्षा जनशाला, तो शिक्षा जनशाला भी एक राज्य द्वारा कई राज्यों में शिक्षा हेतु चलाया गया था, परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड वाला इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। गुवाहाटी में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेल का लोगो क्या था? देखिए 2007 में जो गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय खेल था उसका जो लोगो था वह था आपका, जो लोगो का बोलते हैं, जो लोगो था इसका वो शुभंकर था, वो था आपका बोल सकते हैं रोंगमन। ध्यान रखिएगा क्या था आपका? रोंगमन था। और ये एक गेंडा
रोंगमोन है वैसा वो रोंगमोन है, जिसे एक मतलब एक गेंडा था रोंगमोन, जिसका सॉरी यह एक गेंडा था जिसे रोंगमोन नाम दिया गया था। तो इतना याद रखिए, आप तो बहुत सिंपल है, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्रिकेट के देवता मतलब सचिन तेंदुलकर जी के बारे में है। सचिन तेंदुलकर जी या भारत रत्न सम्मानित सचिन तेंदुलकर अब तक कितने विश्व कप क्रिकेट खेल चुके हैं? तो आपको ये बताना है कितने क्रिकेट खेल चुके थे, 4, 5 या 6 या 8। तो इसका आप सभी को याद होगा, 5 खेल चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 2009 में तो 2009वां विश्व कप, 2007 में भी पाँचवा अवसर था उनका धनकी का 2009 के बाद। इसके बाद ठीक है, आप सभी को याद होगा। और 2011 का जो 10वां विश्व कप है वो भी सचिन तेंदुलकर ने खेला था। तो इसलिए अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 5 थे, परंतु यदि हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो 2011 का वर्ल्ड कप था उसको भी इन्होंने खेला था। तो यहाँ पर टोटल 6 सचिन तेंदुलकर जी के विश्व कप हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 35। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण बोल सकते हैं कि जो स्वास्थ्य मिशन है इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। आप सभी को ज्ञात होगा, 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। उत्तम बोल सकते हैं इसको, उत्तम ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए, मतलब अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जो थे उस समय मनमोहन सिंह जी थे। उनके कार्यकाल में 12 अप्रैल 2005 से नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी कि हर गांव में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। तो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 12 अप्रैल 2005 से शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 7 है। रेमन मैग्सेसे 2007 का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था 2007 का पुरस्कार पी साईनाथ को दिया गया था। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, परंतु इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब ये है कि ये क्यों दिया जाता है। देखिए, मैं आपको इसलिए मैंने इसको इनबिल्ट किया है यहाँ पर कि आपको उसकी थोड़ी जानकारी मैं दे सकूँ। तो देखिए, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे हैं उनकी याद में इसको पुरस्कार दिया जाता है। और पत्रकारिता, साहित्य, कलात्मक या विभिन्न प्रकार की कलाओं के क्षेत्र में यह भारत सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अब वर्तमान में दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा मतलब बोल सकते हैं कि कई इंटरनेशनल्स में, इस इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैग्सेसे पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन 37 वाला, किस खेल की मुख्य थीम मैत्री से संबंधित है? यह क्वेश्चन यहाँ पर है, माफ कीजिएगा। किस खेल की मुख्य थीम मैत्री से संबंधित है? तो आपको बताना है जो मैत्री की बात हो रही है यहाँ पर वो कौन था? तो आपको याद होगा, कॉमनवेल्थ गेम। देखिए, जो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, जो दिल्ली में हुए थे, उसकी जो थीम्स थी वो थी आपकी मैत्री। याद रखिएगा, कहीं पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2006 का ऑस्कर अवार्ड वाला पूछा है। तो ऑस्कर अवार्ड 2006 कौन जीता था? आप सभी को याद होगा। जो ऑस्कर अवार्ड 2006 की फिल्म में किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था डिपार्टेड को। किसको दिया गया था? डिपार्टेड को दिया गया था। और 2019 का किसको दिया गया है? मैं आपको इसलिए इसको एड किया है ताकि मैं 2019 का भी आपको ऑस्कर बता चुकूँ। तो 91वां ऑस्कर जो 2019 में हुआ था वो किसको दिया गया था? ग्रीन बुक का दिया गया था। किसको दिया गया था? ग्रीन बुक, मैं लिख देता हूँ, ग्रीन बुक। तो ग्रीन बुक को 2019 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39। देखिए, हैरी पॉटर जो मूवी है, हैरी पॉटर में फिल्म हैरी पॉटर के अभिन्न मित्र का अभिनय किसने किया है? आपको बताना है। सेमुलस ग्रेनेड ने, रॉन वेजेले ने, हर्शेल ने या टीटो ने? तो आप कभी को याद होगा, जो हैरी पॉटर मूवी बनी थी उसके साथ में जो उनके मित्र थे, अभिन्न मित्र थे, उसका अभिनय किसने किया था? रॉन वेजले ने किया था। किसने किया था? रॉन वेजले ने किया था। और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन वेजले ने किया था। और हैरी पॉटर का वो किसने किया था? तो हैरी पॉटर का किया था डेनियल रेडक्लिफ ने। ध्यान रखिएगा, डेनियल रेडक्लिफ में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2007 का कबड्डी विश्व कप किसने जीता था? आप सभी को ज्ञात होगा, 2007 का कबड्डी विश्व कप आपका जीता था किसने? भारत ने। और 2016 का कबड्डी कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2016 का कबड्डी कप भी आपका किसने जीता था? भारत ने जीता था। और कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 41। डाक मतदान किसे कहा जाता है? प्रतीक्षा मतदान को, प्रॉक्सी मतदान को, खुले मतदान को या गुप्त मतदान को? तो देखिए, डाक मतदान किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है प्रॉक्सी मतदान को। देखिए, यह एक ऐसी सुविधा है जो भारत में अर्धसैनिक बल जो होते हैं, सीएपीएफ के जो ऑफिसर्स होते हैं या चुनाव ड्यूटी में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है प्रॉक्सी मतदान, कि वो डाक के द्वारा अपना मतदान
दे सकते हैं, क्योंकि मतदान देना भारत में सभी को मेरे हिसाब से बहुत देना चाहिए, अधिक से अधिक देना चाहिए। तो डाक मतदान की बात करें तो डाक मतदान किसे कहा जाता है, इतना याद रखिए आप, तो प्रॉक्सी मतदान को डाक मतदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है यहाँ पर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप सभी को ज्ञात होगा, यह उत्तराखंड में है। ऑब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। और 1936 में यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 43 वाला, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको याद होगा, 5 जून को, ठीक है। और यदि हम विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई। और यदि हम विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है आपका 8 अप्रैल, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि इसमें से विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता था, तो विश्व एड्स दिवस मैं आपको बता चुका हूँ 1 दिसंबर को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, प्रथम महिला ऐसी कौन सी थी जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी, आपको सभी को ज्ञात होगा, एन बोनोक्राफ्ट, यूएसए की ऐसी महिला थी ये, ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी है। तो एन बोनक्राफ्ट ऐसी महिला थी जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी है। और यदि हम पुरुष की बात करें तो मैं आपको पुरुष बता देता हूं, पुरुष भी यूएसए के हैं, उनका नाम था रॉबर्ट पियरे, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट पियरे भी पुरुष है। और महिला की बात करें तो एन बोनोक्राफ्ट यूएसए, और पुरुष कौन है आपके, रॉबर्ट पियरे। ये दो ऐसे हैं जो प्रथम महिला और प्रथम पुरुष के रूप में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पर्थ से लंदन जाना है तो उसका लघुत्तम वायु मार्ग कौन सा होगा। यदि आपको पर्थ से लंदन जाना है तो उसका छोटा सा सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, तो वो होगा आपका फर्स्ट वाला, पर्थ से बॉम्बे, बॉम्बे से रोम और रोम से लंदन। यदि हम सबसे मतलब सिंपल रास्ते हम जाएंगे तो बिल्कुल सीधे होते हुए जाएंगे, तो पर्थ, बॉम्बे, रोम और लंदन होते हुए हम जा सकते हैं। तो ये था आपका 45 वाला क्वेश्चन कि पर्थ से लंदन का लघुत्तम वायु मार्ग कौन सा है, तो वह है आपका पर्थ, बॉम्बे, रोम और लंदन। तो ये थे आपके सन 2006 में आए हुए विभिन्न प्रकार के झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।